हम्म। तो और किसी को कुछ क्वेरी है या आगे कंटिन्यू करें? ठीक है, बाकी लोग लीव कर दो। तो हम लोग लास्ट क्लास में आई थिंक यहाँ पे थे। फोर्थ क्वेश्चन हमने बताया था वो करने का, फोर्थ हो गया था ना, फिफ्थ पे है। फिफ्थ का भी आइडिया, फिफ्थ किया था? नहीं, फिफ्थ नहीं। चलो फिफ्थ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। x1 x2 x3 भी IID नॉर्मल 0 1 रैंडम वेरिएबल्स डिफाइंड फॉर i डिफरेंट देन j 1 2 3 wij आपके पास 1 0 है ना। तो wij 1 है अगर xi मोर देन xj है, और 0 है अदरवाइज। सो कैलकुलेट e है ना, आपको एक्सपेक्टेशन निकालना है। निकालिए, तो आसान मुझे लगता है, मुश्किल नहीं है। कोवेरियंस W12 एंड wij फॉर ऑल आई डिस्टिंक्ट देन j एंड बिटवीन 1 एंड 3। सो फिफ्थ आप लोग ट्राई करके देखो क्या होता है ना। सर ये बर्नौली होगा ना? हाँ वैसे तो wij बर्नौली, क्योंकि इसका सपोर्ट 0 1 ही होगा। तो ये तो बर्नौली है। तो है ना, wij आप पूछा जाए क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो wij है दिस इज 1, तो इसका मतलब है कि जो xi है दैट इज मोर देन xj, यही होगा। सो xi इज मोर देन xj, ये निकालना है आपको। और ये कितना होगा? तो x1 x2 x3 क्या है? IID नॉर्मल 0 1 है, तो क्या लगता है ये कितना आएगा? IID में कितना होता है? ये तो हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि x1 यस x2 सर, x3 है ना। सिमेट्रिक होता है ना तो 1/2। हाँ, क्योंकि ये तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड जब भी रैंडम वेरिएबल होता है तो ये हाफ ही होगा कॉन्टिन्यूअस में। तो ये तो हाफ हो गया, तो इसका मतलब ये समझ आ गया कि wij जो है वो बर्नौली है, हाफ। ठीक। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ wij कितना होगा? ये आपको कितना आ गया? हाफ। एंड वेरिएंस ऑफ wij क्या होगा? PQ। हाँ तो निकालिए, PQ कितना आ गया? 1/4 हो जाएगा। 1/2 इंटू 1/2 है ना, यस सर, 1/4। 1/4 हो जाएगा। एंड देन कोवेरियंस ऑफ, अब पूछ रहा है कोवेरियंस W12 एंड wij फॉर ऑल ij है ना, 1 से 3 में होगा और ij डिस्टिंक्ट है। तो फॉर द टाइम बीइंग कुछ अज्यूम कर लो अपनी मर्जी से, है ना। ij डिस्टिंक्ट ले लो और 1 से 3 के बीच का। तो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ना पहला पार्ट तो हो गया ना, बस दूसरा पार्ट देखना है। सो दूसरे पार्ट में आपको बस सिर्फ फॉर एग्जांपल कोई है ना, जैसे मान लो अभी पूछा जाए, एक तो अगर ऐसा हुआ कि जैसे मान लो कोवेरियंस ऑफ W12 तो ये तो वेरिएंस हो जाना है। सो ये तो फिर आपका वही 1/4 हो जाएगा। अब अगर दूसरा लोगे तो उसके अलावा क्या होगा ये आपको सोचना है ना। क्योंकि सेम रैंडम वेरिएबल का कोवेरियंस वेरिएंस के इक्वल होता है, तो ये तो इससे आ जाएगा। अब आपको फाइंड करना है
निकालो भाई बाकी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये तो ठीक है ना, इक्वल है। एंड इफ वी कैलकुलेट कोवेरिएंस बिटवीन W12 एंड मान लो W21 है लेट से, तो इसका क्या मतलब है? तो इसको ओपन करो बाय डेफिनेशन। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ W12 W21 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ W12 इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ W21, ये कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा। ठीक है, बताइए जी। सो नाउ तो इसका मतलब दोनों वन होगा तभी ये नॉन जीरो होगा, अदरवाइज जीरो हो जाएगा, है ना। सो इसका क्या मतलब है? ये तो ठीक है, ये तो सेकंड पार्ट इज फाइन, मतलब दिस टर्म इज फर्स्ट टर्म वी नीड टू कैलकुलेट, जो सेकंड टर्म है ये तो हाफ हाफ 1/4 हो जाएगा। वी नीड टू कैलकुलेट दिस कि ये क्या होगी, है ना। सो व्हाट इज दिस नंबर, ये हमें कैलकुलेट करना है कि वो क्या आएगा, यही है ना। सो नाउ बताइए। सो आप ये देखो कि इसमें होगा क्या। सो ये तो ठीक है ना। सो इफ वी आर कैलकुलेटिंग W12 इंटू W21, सो दिस विल बी वन इफ बोथ हैज टू बी वन, W12 एंड W21 बोथ हैज टू बी वन, है ना, यही होगा। तो इसके लिए x1 मोर देन x2 एंड x2 मोर देन x1, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हो सकता है देखिए, क्योंकि x1 मोर देन x2 एंड x2 मोर देन x1, तो दोनों नहीं होगा। बोथ आर वन, तो वन इंटू वन तभी होगा, एंड जीरो अदरवाइज, तो इक्वल हो जाएगा। ओके, एंड जीरो अदरवाइज। सर इक्वल नहीं हो सकता ना हाई जे। हाँ इक्वल होगा, नहीं, रैंडम वेरिएबल। अच्छा आईजे इक्वल नहीं हो सकता ना, तो हमने इक्वल नहीं लिया ना आईजे को। हाँ आईजे इक्वल नहीं लिया। अच्छा आईजे इक्वल नहीं हो सकता, मतलब 1 2 1 1 नहीं ले सकते वैसा कुछ। यस सर। हम्म, तो आई डिस्टिंक्ट है जे से, वो तो हमने लिया है ऐसा ना, क्योंकि हमने 2 1 लिया है। तो इसका क्या मतलब है? सर ये क्वेश्चन में चाहता क्या है कि मतलब जैसे ये अपना W i j है ना। तो इसकी वैल्यू 1 से 3 के बीच में कुछ भी हो सकती है और मतलब सेम नहीं होगी। तो हमें मान लो मैं, सारे जितनी भी पॉसिबल चीजें हैं सबका निकालना पड़ेगा। हाँ वैसे देखना है क्या क्या आ सकता है। जैसे मान लो अभी के लिए मैंने वो लिया था ना, तो जैसे मान लो अगर मैं ऐसा लेता 3 2 ले लेता, ये पॉसिबल है ना। आईजे डिफरेंट है, सो कैन वी टेक 3 2, मान लो ऐसा है फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब क्या है, W12 क्या होगा, वट विल बी W12, इसको देखो। सो W12 विल टेक 1 0, 1 कब होगा, इट विल टेक 1 इफ x1 इज मोर देन x2 एंड दिस अदरवाइज। W21 क्या होगा, W21 में आपके पास आएगा 1 0 when x2 is more than x1, 0 otherwise, है ना। नाउ
जो मैं कह रहा था ना कि इसका प्रोडक्ट अगर लेंगे, जैसे शुरू में लिया था, अभी इसकी बात करें W32 फॉर एग्जाम्पल, सो इफ यू टेक 1 0, तो व्हेन x3 इज मोर देन x1, यही होगा, एंड 0 अदरवाइज। सो इफ यू मल्टीप्लाई बोथ व्हाट विल हैपन, क्वेश्चन ये है, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये पूछना चाह रहा हूं मैं, है ना। W12 इंटू W21 अगर मल्टीप्लाई करे तो 1 into 1 तब होगा जब x1 मोर देन x2 एंड x2 मोर देन x1, मतलब x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा उस केस में, है ना, क्योंकि इक्वलिटी को कंटिन्यूअस में प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। x1 इज इक्वल टू x2 टाइप का हो जाएगा ना, तो प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। एंड ठीक है, इस फाइन, है ना, मतलब ओके है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जीरो पे प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी ना, तो 1 हो जाएगी, मतलब डिजनरेट हो जाएगा इसका मतलब। सो डिजनरेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल, तो कोवेरियंस जीरो हो जाएगा फिर। ओके, तो जो हम निकाल रहे थे ना, सो कोवेरियंस बिटवीन W12 एंड W21 दिस विल बी जीरो, व्हाई, बिकॉज, अच्छा एक मिनट सॉरी, हम तो वो निकाल रहे थे ना, ये दोनों वैसा तो नहीं बोल रहे डिजनरेट, है ना, हम तो ये निकाल रहे थे, एक मिनट। सो वी वर कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ W12 W21 माइनस, ये हम कैलकुलेट कर रहे थे। अब इसकी वैल्यू या तो जीरो होगी या नॉन जीरो होगी, तो नॉन जीरो पे प्रोबेबिलिटी जीरो है, इसको खोलेंगे ना, इफ यू ओपन दिस, तो मैं कह रहा हूँ दोनों को मल्टीप्लाई करो, इफ यू मल्टीप्लाई दिस, सो व्हाट विल हैपन, 1 into 1 इफ x1 मोर देन x2 एंड दिस, एंड जीरो अदरवाइज, ठीक है ना। ये कैसे होगा, 1 into 0 करोगे तो वैसा हो जाएगा, x1 मोर देन x2। तो इसका मतलब है कि जब ये वैल्यू 1 ले रही है तो प्रोबेबिलिटी जीरो है, और जब ये जीरो ले रही है तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी उस टाइप की, तो एट द एंड ये आना इसको जीरो ही है, तो 0 - 1/4, ये -1/4 आ जाएगा, ये पॉसिबल है, देख लो। सो कोवेरियंस W12 - W21 इज -1/4 बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन लो क्या आता है, तो उससे आ जाएगा। एंड नाउ नेक्स्ट अगर देखोगे, ठीक है ना। नाउ इफ यू फाइंड दिस, क्या होगा ये, फिर से एक्सपेक्टेशन ऑफ W12 W32 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ W1 और एक्सपेक्टेशन ऑफ W32, ये आ जाएगा। इसको खोलोगे तो क्या होगा प्रोडक्ट को, सो इफ यू ओपन इट, देखो क्या आता है, तो अगेन दिस प्रोडक्ट विल बी 1, कब, x1 मोर देन x2 एंड x3 मोर देन x2, ये निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी आपको। सिमिलरली ना, प्रोडक्ट आप लोगे, मैं कहना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज द प्रोडक्ट, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस प्रोडक्ट, W12 into W32, सो दिस विल अगेन टेक वैल्यू 1 0, जस्ट आपको डिसाइड करना है कि 1 किस सिचुएशन में और 0 किस सिचुएशन में, जस्ट यू हैव टू डिसाइड दिस। सो 1 कब होगी, जैसे यहाँ पे है x1 मोर देन x2 एंड x3 मोर देन x2, तो यहाँ से ये आ जाएगा कि एक मैक्सिमम ऑफ, अच्छा दोनों है ना, तो x2 लेस देन x1 एंड x2 लेस देन x3, तो x2 लेस देन, तो लेस देन है ना, तो क्या होगा, मिनिमम ऑफ दिस, मिनिमम ऑफ दिस, या मिनिमम ऑफ x1 x3 मोर देन x2, तो उससे आ जाएगा। सर हाँ सर जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा ना। तो अगेन, सो यू हैव टू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी, है ये तो फिर से आपको निकालना है, क्या ये जीरो आ जाएगा, ये कह रहे हैं आप फिर से, यस सर। कैसे, ये प्रोबेबिलिटी क्या नॉन जीरो नहीं आएगी, दिस प्रोबेबिलिटी, दिस इज इक्वल टू 1, इसकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो आएगी कि नहीं आएगी, तो नॉन जीरो आएगी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसको अगर ठीक से कंबाइन करे, सो इट इज समथिंग लाइक, इन दोनों को आप कंबाइन करोगे तो ये होगा कि जो मिनिमम ऑफ, है ना, x1 एंड x3 होगा, दैट विल बी मोर देन x2, ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालना पड़ेगा, दिस यू हैव टू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी, और ये जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन आ जाएगा, ठीक है। सो दिस यू कैन फाइंड, वो मुश्किल नहीं है। सर हाँ ये 1 2 और 2 1 वाला एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, 1 to 2 1 को मल्टीप्लाई करो, मैं कह रहा हूँ इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, सर मतलब ये 1 2 और 2 1 मतलब इसका मतलब जैसे एक्स जे है वो बड़ा है एक्स आई से, है ना, हाँ तो ये लिखा हुआ है कि जीरो हो जाएगा अदरवाइज करके, हाँ, अदरवाइज जीरो हो जाएगा। मैं है इधर ना लिख के ये, बताता हूँ। और -1/4 कहाँ से आया।
हाँ देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, ये जो है मेरा कि आपसे पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि हमें कोवेरिएंस चाहिए था, राइट, हमें चाहिए था कोवेरिएंस ऑफ W12 W21, ये है। तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ W12 W21 माइनस दिस, और ये आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, ये करना है मुझे, है। तो ये आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पे ये कितना था, इसका मीन कितना था W12 का, सर 1/2। वो है ना, इसीलिए ना 1/2 इंटू 1/2, ये जो W12 था आपका दैट इज 10 एंड W21 वाज 10, यही है। तो 1 कब, जब x1 मोर देन x2, और ये कब, जब x1 लेस देन x2, ये कब, जब x2 मोर देन x1। मतलब इक्वल कहीं लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, यू टेक इक्वल समवेयर, सो यहाँ इक्वलिटी लगा लो यस एंड सर, आ गया। समझ आया ना। तो इस हाँ तरह से है। अब आप इसका प्रोडक्ट करोगे तो 1 इंटू 1 दिस इंटू दिस हैपन, तब उससे आ जाएगा, तो सर वैसा आएगा। हाँ सर सर ये वाली बात सर 3-2 में बताना सर, 1-2-3-2 वाली। जी जी, अब इसमें आप देखेंगे, सो W12 ठीक है, W32 क्या होगा 10, तो 1 कब होगा, जब x3 मोर देन x2, यही आएगा, एंड दिस इज अदरवाइज, ऐसा है। तो अब आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इफ यू मल्टीप्लाई W12 इंटू W32, तो ये भी 1 और 0 ही होगा, बट 1 कब होगा, सोचो, टू नंबर्स का प्रोडक्ट, ये 0 या 1 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, प्रोडक्ट 1 कब होगा, बताइए। सर जब i ग्रेटर देन हो j से। नहीं मतलब ये क्या नाम, देखो इसको देखो, आपको इस फंक्शन को इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है, यू मल्टीप्लाई दो, मतलब क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, सो इट विल टेक 1 और 0, इट विल टेक 1 और 0। सो ये वैल्यू 1 कब लेगी, जब ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, राइट, है ना। अरे भाई यहाँ पे यस 1 सर। कब आएगा, ये प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट 1 कब आएगा, जब दोनों 1 होना पड़ेगा ना, है ना। यस सर। हाँ दोनों 1 हो गया। अब 1 होगा इसका क्या मतलब है, x1 मोर देन x2 एंड x3 मोर देन x2, उसको मल्टीप्लाई, ये कंडीशन आएगी ना फिर, तो यही तो है, कहाँ डाउट है। और अदरवाइज यहाँ पे 0 है। अब मान लो ये 0 हो गया, 0 इंटू 1 0 होना है, या 1 इंटू 0 0 होना है, चेक करो 0 इंटू 0 0 होना है, तो बाकी केस में ऐसा होगा। देखो कहाँ डाउट है आपको। ओके सर, हो गया सर। ठीक है ना, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेंगे। 6 देखिए, 6 क्या कह रहा है, तो 6 क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए एक बारी। अज्यूम दैट द लेंथ इन मिनट्स ऑफ अ फोन सर, कॉल, हाँ उस क्वेश्चन में मतलब जैसे जितने भी पॉसिबल केसेस बन रहे थे, वो सबके निकालने है हैं, ना, जैसे सब्जेक्टिव। 1 2 1 2 1 जी 2 जी 1 जी, 3। क्योंकि ये सब्जेक्टिव है ना, तो आपको सारे यस केसेस सर। के निकालने पड़ेंगे। ओके सर। तो यहां से आप फाइंड करके देखो क्या आएगा। अ बॉक्स कंटेन 7 इनडिस्टिंग्विशेबल, इसका क्या मतलब है कि आइडेंटिकल ना। तो बॉक्स कंटेन 7 आइडेंटिकल ग्रीन बॉल, 5 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल, 6 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स। सपोज बॉल्स आर ड्रॉन यूजिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट until balls of all color are obtained. तो let n denote the minimum number of draws needed to achieve this. अरे ये तो कल, ओ सॉरी, तो वापस आ गए थर्ड पे, क्या हम कल तो हमने सॉल्व किया था ना ये। सर आपने उल्टा, हाँ। हाँ हाँ वापस चले गए 6 पे ना। तो कि assume that the length in minutes of phone call of an individual follows an exponential distribution with an unknown parameter lambda जो कि more than 0 है,
with the density function lambda e की power minus lambda x. However, when the phone company calculates the length of phone call, it always considers the nearest integer greater than or equal to actual length. है ना? For example, 22.09 minutes long phone call will have a call length of 23 minutes. ठीक है. अच्छा. Suppose you have the data on length of n independent phone calls this of an individual as reported by the phone company. Based on this data, compute the maximum likelihood estimator of lambda. ये निकालना है आपको. ठीक से पढ़िए, समझिए क्या कहना चाह रहा है. समझ आया जी? क्वेश्चन समझ आया? सबको पढ़ लिया? मुश्किल है, बस लैंग्वेज है, ढंग से पढ़िए. आपके पास रैंडम सैंपल है ना, तो हमारे पास T1 T2 Tn है ना, ये एक रैंडम सैंपल है, तो हमें एमएलई लैम्डा का निकालना है. तो सिंपल क्वेश्चन है ये. मतलब आपको T1 T2 Tn एक रैंडम सैंपल है, ये है एक्सपोनेंशियल लैम्बडा. ठीक है, तो आपको बता रहा है एमएलई ऑफ लैम्बडा. आई थिंक मुझे तो ऐसे ही लग रहा है. देख लीजिए बाकी लोग, क्या ऐसे ही समझ आ रहा है आप लोगों को भी? क्योंकि लेंथ इंटीजर्स हो जाएगा है ना, तो इंटीजर और ये अच्छा एक्सपोनेंशियल है ना. एक मिनट, तो यहाँ से सपोर्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया. क्वेश्चन ये है, तो ये कहना चाह रहा है नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा ना,
हाँ लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, चेंज ये है कि जो सपोर्ट है ना दैट विल बी इंटीजर, सो सपोर्ट विल नॉट बी, नो प्रॉब्लम। ठीक है देखिए तो होगा क्या, इसका अगर आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे, सो व्हाट विल बी लाइक्लीहुड फंक्शन, लैम्डा की पावर n e की पावर माइनस, है ना, लैम्डा की पावर n e की पावर माइनस समेसन कितना आ जाएगा, लैम्डा यहाँ रहेगा एक्स आई फ्रॉम 1 to n, यही रहेगा। एंड नाउ ठीक है, तो वैसे एमएलई आप निकालोगे तो क्या होगा, वैसे एमएलई अगर इसका निकालोगे आप तो पता चलेगा है ना, दिस फंक्शन इज एक्चुअली, अगर डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, अगर लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करे तो यही होगा। सो अभी तो एमएलई आपको एक्स बार मिलता होगा ना इसमें, देख लीजिए अगर वैसे एमएलई निकालेंगे तो, ठीक लीजिए क्या आएगा, यही आएगा अगर आप लॉग लेंगे, कोई दिक्कत, देखो अगर एक्स बार इंटीजर है तो वो एमएलई होगी, एक्स बार इंटीजर नहीं है तो उसके फिर में देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, वो देखना पड़ेगा हमें। सो आई थिंक उस तरह से कुछ होगा, ठीक है। ऐसे से लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे डिफरेंशिएट, देखो भाई क्या होगा, क्योंकि इसका मीन तो 1/λ, आई थिंक 1/x बार आएगा ना, चेक कर लो। सो जैसे लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे तो आ जाएगा n log लैम्बडा माइनस लैम्बडा समेसन एक्स आई, यू डिफरेंशिएट इट, है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करो लैम्बडा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, n अपॉन लैम्बडा माइनस समेसन एक्स आई, यही आ जाएगा। एंड इसको आप जीरो पुट कर दो तो यहाँ से लैम्बडा कितना आएगा आपके पास, n अपॉन समेसन एक्स आई, जो कि आ जाएगा 1/x बार, है ना, ये हो जाएगा, तो ये है एमएलई। अब 1/x बार आ जाएगा और ईच एक्स आई जो बोल रहा है वो इंटीजर है, ऐसा बोलना चाह रहा ना। हम्म तो अभी के लिए वो क्या डेटा है हमारे पास, हमने भी क्या कैलकुलेट किया कि हमारे पास जो है T1 T2 Tn ऑफ, है ना, रिपोर्टेड द फोन कंपनी जो भी है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एमएलई वैसे आएगा, एमएलई ऑफ लैम्बडा ये 1/x बार है, और ये तब होगा क्योंकि लैम्बडा के बारे में कुछ नहीं कहा ना, length of minute of phone call in an individual follows an exponential distribution with a known parameter lambda with density function this. When the phone company calculates the length of the phone calls, it always consider the nearest integer greater than or equal to actual length. यही है, तो it always consider the nearest integer greater than or equal to actual length, ऐसा आ जाएगा।
तो बताओ जी, xi तो यहाँ इंटीजर है, तो 1/xi क्या होगा? क्या कुछ ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि xi कैन बी एनीथिंग, सो इंटीजर होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा? अच्छा 22.09 में ये 23 मिनट लिया है, इसका क्या मतलब? नियरेस्ट इंटीजर, ओ नियरेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू, अच्छा इसका मतलब मुझे ये समझ आया, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया है ना। देखो ये लाइन जो है ना, इसका क्या मतलब है? नियरेस्ट ग्रेटर इक्वल टू दिस। सो इसको आपने पढ़ा होगा फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन, ऐसा कुछ पढ़ा है? तो देखिए अब ये थोड़ा सा समझ आया, x1 x2 मान लो xn है या जो भी है, सो दिस इज एक्सपोनेंशियल लैम्बडा। तो यहाँ पे अगर हम एमएलई लैम्बडा निकालेंगे तो ये 1/x बार आएगा, बट वी डोंट नीड दिस, एक्चुअली वी नीड ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ दे रखा है एक्चुअली। जो टी है ना, टी इज द, जैसे ग्रेटेस्ट नियर फंक्शन होता है ना, वैसे ही इसको क्या बोलेंगे आप, एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और एक स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? आई थिंक सीलिंग फंक्शन बोलते हैं ना, सीलिंग फंक्शन। सो ये होगा, पढ़ा होगा आप लोग ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे है 0 और 1, तो अगर ये 0.5 है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शनल वैल्यू 0 होगी और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू 1 होगी। तो ये बोलना चाह रहा है ना कि नियरेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ, तो मुझे अगला वाला इंटीजर चूज करना, अगर ये नॉन इंटीजर है, इंटीजर तो खुद आ जाएगा, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा। अब क्या इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं आप लोग? सो व्हाट विल बी द, अच्छा इसमें ये करना है आपको, टी का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है और उसके बाद आपको एमएलई निकालना, तो ये ठीक है। अब आप जस्ट इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, क्या आएगा? सर सर ये सिग्नम फंक्शन ही है ना, सिग्नम फंक्शन नहीं नहीं, बात कर सिग्नम रहे नहीं हैं। है। सिग्नम में क्या होता है? सिग्नम में तो कुछ और होता है ना। सिग्नम में साइन होता है, प्लस या माइनस, प्लस -1 +1 -1 0, ऐसा लेते हैं ना हम लोग तो। अच्छा। सिग्नम में तो ऐसा करते हैं ना। सो बताइए, ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन करके आप निकाल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, इसका क्या आएगा? चलो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के दिखाता हूं, तो इससे इजीली हो जाएगा ना। ये आई थिंक ज्योमेट्रिक टाइप कुछ आएगा, तो देख लेते हैं। तो हमारे पास जो xi है वो एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, तो पीडीएफ ऑफ x इज लैम्बडा e की पावर माइनस लैम्बडा x, यही है। अब नाउ आपके पास एक नया रैंडम वेरिएबल t है ना, जिसका नाम है ये। सो क्या आएगा? दिस इज x। अब इसमें होता क्या है? सो ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे मैं आपको बताऊं कि इसकी वैल्यू, जैसे उसने कहा था ना कि इसकी वैल्यू 23 लेंगे, कब? जब x की वैल्यू 22 से ज़्यादा होगी, है ना, लार्जेस्ट इंटीजर 22 से ज़्यादा होगी और 23 से कम होगी, ये इस तरह से है ना। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन करके डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो। सो डिस्ट्रीब्यूशन मान लो मैं ऐसा लिख दूँ, t इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल k। सो इसका मतलब है कि सीलिंग फंक्शन ऑफ x दिस इज इक्वल टू k, और इसका क्या मतलब होगा? तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी जी? तो बताइए यहाँ कहाँ से, यहाँ से 23 है ना, तो ये अगर k इंटीजर है तो सेम रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर नहीं है तो यहाँ से आएगा हाँ, k हैज़ टू बी इंटीजर, क्योंकि इसका रेंज तो इंटीजर में ही आना है। सो k हैज़ टू बी इंटीजर, सो मोर देन k लेस देन इक्वल टू k लेस देन k -1, ये आ जाएगा। अब कैन वी फाइंड दिस? सो ये हम निकाल सकते हैं। हमारे पास x का डिस्ट्रीब्यूशन है लैम्बडा e की पावर माइनस लैम्बडा x, तो ये आ जाएगा k -1 से k लैम्बडा e की पावर माइनस लैम्बडा x dx। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास
ठीक है ना, ये आएगा। एंड इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, है ना, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली आप लोग। निकाल सकते हैं ना। अच्छा ये तो ऐसे भी निकल सकते हैं हम लोग, CDF जो है, CDF के हेल्प से, तो CDF के हेल्प से लिखते हैं। सो दिस इज CDF ऑफ x एट k माइनस CDF ऑफ x एट k माइनस 1, ये होगा ना, ये आ जाएगा CDF ऑफ x एट k माइनस CDF ऑफ x एट k माइनस 1। और ये जब ओपन करेंगे तो ये 1 माइनस ई की पावर लैम्बडा k और 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्बडा k माइनस 1, ये आ जाएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस ई की पावर दिस, और ये माइनस 1 प्लस ई की पावर माइनस लैम्बडा k माइनस 1, एनीवे तो ये कैंसिल हो जाएगा 1, तो उसको पहले लिख लो। तो ई की पावर माइनस लैम्बडा k अगर आप कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, ये लैम्बडा k माइनस 1 कॉमन लोगे, सो ई की पावर, मतलब इसको पहले ठीक से लिख लो, है ना, ये रहेगा। तो हम लोग अगर इसको ऐसा करें, क्या बचा हमारे पास जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, हालांकि ये थ्योरम है जिसका मैं प्रूफ लिख रहा हूँ, इट इज़ अ थ्योरम, है ना, जिसका मैं प्रूफ लिख रहा हूँ। सो ई की पावर माइनस लैम्बडा के ई की पावर लैम्बडा, यही आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा ई की पावर माइनस लैम्बडा के। अगर कॉमन लिखोगे सो इट्स बेटर ना, मैं वही कॉमन ले लूँ, ई की पावर माइनस लैम्बडा के माइनस 1 ही कॉमन ले लूँ। सो ई की पावर माइनस लैम्बडा के माइनस 1 ही कॉमन लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस, चेक कीजिए क्या ये सही आएगा, इज इट। ठीक है, सो नाउ यू कैन इजीली रियलाइज द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैं कह रहा था शुरू में, तो ये थ्योरम है ना। अगर हम ग्रेटेस्ट में दो टाइप, इट इज समथिंग लाइक इस टाइप का, आगे देखो आप, तो ये हो गया Q इंटू क्यू की पावर K माइनस 1 इंटू पी, और PQ में रिलेशन आप लोग जानते हो, है ना। सो व्हाट इज P, व्हाट इज Q, कंपेयर कर लो। सो यू कंपेयर इट, व्हाट इज Q एंड व्हाट इज P, ये आपको देखना है। तो आपको P समझ आ रहा होगा। सपोर्ट यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सो सपोर्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जो K है, दिस सपोर्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम, इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इंटीजर में। जैसे अगर मैं x तो यहाँ नॉन नेगेटिव है, अच्छा तो x 0 ज़्यादा ही होगा, तो x अगर मान लो 0 से 1 में है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, t की वैल्यू, दिस विल बी 1, है ना, तो 1 से स्टार्ट होगा, दिस विल स्टार्ट विथ 1, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी t इज इक्वल टू k इज q की पावर, जो कि 1 माइनस पी भी लिख सकते हो, 1 माइनस पी की पावर k माइनस 1 इंटू पी, वेयर k टेक्स वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसा आ जाएगा, एंड दिस इज द PMF, ये आ जाएगा। नाउ ठीक है, और अब क्या होगा, सो इट इज ज्योमेट्रिक, तो हो गया। अब क्या इसका आप MLE निकाल सकते हो, तो नाउ द क्वेश्चन इज दिस, है ना, जहां पे जो P है दैट P इज 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्बडा। तो यू नो इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ MLE, अगर आप लैम्बडा का MLE मान लो निकाल लिए लैम्बडा हैट, सो है ना, सपोज यहां से आपको यूजिंग दिस यू फर्स्ट फाइंड MLE ऑफ P, सो यूजिंग दिस PMF फाइंड MLE ऑफ P, नॉर्मल वे में जैसे आप निकालते हैं ज्योमेट्रिक में वैसे MLE निकालिए, है ना, लाइक्लीहुड फंक्शन लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लेके, इफ यू फाइंड MLE ऑफ P, सो मान लो कुछ भी आया, है ना, MLE ऑफ P मतलब वो MLE ऑफ 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्बडा होगा, सो P इज दिस वन। सो MLE ऑफ P मान लो कोई रैंडम वेरिएबल ले लो आप, तो मैं T मैंने रैंडम वेरिएबल ले रखा है, तो कुछ है ना, T जनरली एस्टिमेटर लेते हैं, तो मान लो कुछ भी यहाँ पे आएगा, किससे डिनोट करते हो आप लोग, सपोज थीटा हैट बोल देते हैं समझने के लिए, या है ना, P तो खुद लैम्बडा का टर्म में आएगा ना, तो कोई समथिंग आएगा थीटा हैट मान लो फॉर एग्जांपल, या P हैट बोल देते हैं चलो। सो MLE ऑफ P इज P हैट, से कोई x1 x2 xn में आएगा, तो ये P हैट आ गया। सो MLE ऑफ P इज P हैट, और P हैट हमारे पास, तो जो MLE है MLE ऑफ ये जो
1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्बडा, वो पी हैट हो जाएगा। नाउ अप्लाई इनवेरियंस प्रॉपर्टी, तो आपको पता होगा इनवेरियंस प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं ना। तो इसका एमएल ये है, तो यहाँ से लैम्बडा अगर निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, सो यू फाइंड लैम्बडा हेयर। सो यहाँ से आ जाएगा कितना जी, लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस लैम्बडा आ जाएगी ln 1 माइनस पी, तो लैम्बडा आ जाएगी माइनस में, है ना। सो लैम्बडा आ जाएगी माइनस में माइनस ऑफ दिस, यही आ जाएगा। देखिए सो उसके लिए पी हैट निकालना पड़ेगा पहले हमें, है ना, वी हैव टू फाइंड पी हैट। सो यहाँ से आपको पी हैट फाइंड करना पड़ेगा, पी हैट निकालोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए सो आपको ये जस्ट काम ये रह गया ज्योमेट्री का निकालना, इसका एमएलई निकाल लो, फिर वो पी हैट होगा, सिंप्लीफाई करके लैम्बडा का एमएलई यहाँ से आ जाएगा। सो एमएलई ऑफ लैम्बडा जो होगा दिस इज माइनस ln 1 माइनस पी हैट, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। देख लीजिए और कुछ डाउट है तो बताइए। सर 1 माइनस पी, सर 1 माइनस पी कैप लैम्बडा आर सर आएगा, क्या आ रहा है 1 माइनस पी कैप लैम्बडा। कैसे, इस इक्वेशन को सॉल्व करो जरा। हाँ या ना, क्या बोल रहे हो, खुद कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो, ये सही है गलत है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है ना, एक बार ठीक से सॉल्व कर बताओ मुझे, सही है गलत है। ओके जी, तो इस तरीके से आपको फाइंड करना, यू फाइंड ज्योमेट्रिक एमएलई, है ना, तो उससे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। तो जो नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन है ना, तो 7th क्या कह रहा है कि सपोज दैट x1 x2 आर आईआईडी यूनिफॉर्म 0 थीटा रैंडम वेरिएबल्स, वी वांट टू टेस्ट h0 जो कि थीटा 1 है अगेंस्ट h1 थीटा थीटा 1 है, थीटा 1 मोर देन 1 है, इज फिक्स्ड। सो फॉर दिस वी अडॉप्ट टू टेस्टिंग स्ट्रेटजी, है ना। टेस्ट 1 रिजेक्ट h0 इफ x1 मोर देन 0.95 एंड टेस्ट 2 है रिजेक्ट h0 इफ मैक्सिमम ऑफ x1 x2 मोर देन k। So find case such that both the tests have the same size and find the power of the two tests, okay, and then for test 2 use the value of k obtained in part A, which of the two tests है ना would you prefer and why। देखिए ट्राई करके पहले फर्स्ट का साइज निकालिए, तो फर्स्ट का साइज तो निकल जाएगा ना इजीली, और जो फर्स्ट का साइज आएगा दूसरे का साइज वही रख देंगे तो k निकल आएगा, तो आसान है ना, जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है। सो यू फाइंड साइज ऑफ दिस टेस्ट, साइज का फॉर्मूला आता है रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू। सो यू फाइंड साइज ऑफ दिस टेस्ट, जो भी आएगा, मान लो फॉर एग्जांपल 5% आ गया, तो इसका साइज को इक्वल कर दो, यहाँ भी फॉर्मूला लगाओ प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू, तो उससे निकालो k निकल आएगा वहां से। फिर फाइंड द पावर ऑफ दिस टू टेस्ट, k निकल गया तो फिर पावर निकल आएगा, पावर क्या होता है रिजेक्टिंग h0 व्हेन h1 इज ट्रू, तो पावर निकल आएगा दोनों तरीके से आपका, है ना, उससे। एंड देन आपके पास विच ऑफ द टू टेस्ट शुड यू प्रेफर एंड वाई, कौन सा टेस्ट आप प्रेफर करोगे और क्यों, है ना। सो विच ऑफ द टू टेस्ट वुड यू प्रेफर, अब आप देखो किसका पावर ज्यादा आ रहा है उससे पता चल जाएगा, है ना, पावर निकालो, जिसका पावर ज्यादा आ रहा है वो यू विल प्रेफर दोज, ठीक है। सो अगेन सिंपल क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, जैम लेवल का ही है, जैम जैसे करते हो, सिंपल क्वेश्चन है, यू जस्ट फाइंड द पावर एंड देन हो जाएगा, ठीक है।
ओके जी, देख लीजिए। एक सिमिलर है, कर दो इसको, सॉल्व कर लो, नहीं तो फिर बताओ, आसान है ये। यू जस्ट फाइंड साइज एंड देख के आ जाएगा, पावर निकालो, जो पावर ज़्यादा है वो बेस्ट। देखो 8th क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 8th क्या कह रहा है देखो। अच्छा टाइम भी हो गया, चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना, अभी नेक्स्ट बैच का टाइम है। सो 8th कल करते हैं, बाकी सॉल्व करके आओ आप लोग। सो 8th से कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू अभी के लिए।